तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके साथ आ चुका हूं। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं MSO 1 की यूनिट नंबर 1, जो कि आपकी MA सोशोलॉजी में से आती है। पहला ही चैप्टर है, पहली ही किताब है और 200% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपकी किसी दूसरी वीडियो को आपको देखना पड़े, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? सामाजिक सिद्धांत एवं उसका संदर्भ। इसमें जो है सामाजिक सिद्धांत को बताया गया है कि सामाजिक सिद्धांत हमने कहाँ से शुरू करा सोशोलॉजी में सामाजिक सिद्धांत को जोड़ना, उसके रेफरेंस क्या है, उसके रेफरेंस के जरिए ही हमने उसको जोड़ा है। तो सबसे पहले देखिए, भूमिका की बात की जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि समाजशास्त्र जो है भारत में विकसित नहीं हुआ था, ये जो है पश्चिम में विकसित हुआ था। समाजशास्त्र जो है भारत में इसकी जो शुरुआत हुई, भारत में इसकी शुरुआत वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, 19वीं के लास्ट में और 20वीं के शुरू के शताब्दी में इसकी जो है भारत में शुरुआत हुई है। इससे पहले समाजशास्त्र जो है भारत में बिल्कुल नहीं था। बाकी पश्चिम में समाजशास्त्र इससे पहले था, लेकिन वो जो है दूसरे नामों से जाना जाता था, जैसे कि दर्शन शास्त्र या विज्ञान शास्त्र या फिर जीव विज्ञान शास्त्र, इन नामों से जाना जाता था। स्पेसिफिक जो है, जो हमारा सोशोलॉजी है, जो हमारा समाजशास्त्र है, ये जो है बाद में ही आया सम्मुख। जब सब लोगों ने चीज़ों की स्टडी करी, जब सब चीज़ें हमने देखी, तो उसके बाद एक नया सब्जेक्ट बनाया गया समाजशास्त्र, तब इसकी उत्पत्ति होती है। और इसमें क्या है कि क्योंकि ये नया ही सब्जेक्ट है, नया ही चीज़ है, तो इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की तरह बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है विद्यार्थी को कि जल्दी से जल्दी वो इसमें ग्रोथ कर सकता है बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी है। ये इतना लेंथी नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, इसकी जो स्टडी है आपको वो थोड़ी डीपली करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले भूमिका। देखिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है वो सामाजिक संदर्भ से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इसके दो संदर्भ होते हैं। पहला होता है इसका अंदरूनी संदर्भ, दूसरा है इसका बाहरी संदर्भ। इन दोनों संदर्भ के जो बीच के जो लड़ाई है, ताना बाना है, जो इनके बहस है, वही समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मुझे हिस्ट्री में देखने को मिलता है फ्रांस की जो रूस की क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हमें देखने को मिलती है। तो मैं फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ से लेकर आ रहा हूँ समाज को, तो वहाँ से टॉपिक है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, वो फ्रांसीसी क्रांति की बात नहीं करता है, वो किसी और चीज़ की बात कर रहा है। तो हो सकता है वो अपने विचार कहीं और से रखिएगा, मैं अपने विचार कहीं और से रखूँगा। इनके बीच का जो है, इनके बीच का ताना बाना ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनता है। देखिए, दो संदर्भ थे इसके, अंदरूनी संदर्भ और दूसरा था बाहरी संदर्भ। अंदरूनी संदर्भ में क्या आता है? अंदरूनी संदर्भ होता है व्यक्ति की निजी सोच, जो व्यक्ति सोचता है। व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, अपनी निजी सोच, लेकिन ये ऐसे विचार होते हैं, ऐसे गूढ़ विचार होते हैं जो बिल्कुल एक तरीके से इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। थोड़े सोचे समझे और अच्छे तरीके से रिसर्च किए हुए विचार होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति की निजी सोच होती है। और ये ऐसे विचार होते हैं जो विचारक को जो है सामाजिक सिद्धांतवादी बनने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समाजवादी बनने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा है इसका बाहरी संदर्भ। बाहरी संदर्भ का मतलब होता है भौतिक परिवेश, जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ वो निवास कर रहा है, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवेश, जिसमें समाज का अस्तित्व बना हुआ है, यानी कि जिसमें हमारा समाज टिका हुआ है। व्यक्ति से लेकर दोस्त, दोस्त से दो चार हो गए, फिर उससे सोसाइटी, परिवार, ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला के ही हमारा समाज बना हुआ है। और जो हमारा समाज का अस्तित्व है, इसके ऊपर ही बना हुआ है। समाजशास्त्र देखिए, सर्वप्रथम जो है पश्चिम में विकसित हुआ। भारत में इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने कुछ ऐसे संदर्भ हमें दिखाए, हमें आज के टाइम में वो देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे संदर्भ जो हमारे रेफरेंस हैं, इसके चैप्टर के हिसाब से जो हमें रेफरेंस दिया गया है, मैंने सिर्फ वही आपको बताया है जो आपकी इग्नू की किताबों में दर्शाया गया है। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेकर आ रहा इसमें आपके साथ। जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनने की जरूरत का महत्वपूर्ण तत्व बन गया, ठीक है, तो वहाँ से जो है इसका हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व एक हमें वहाँ से पॉइंट मिला है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस किताब में ये बताया गया है। और इस क्रांति से क्या हुआ कि इस क्रांति ने जो है समाज में काफ़ी बदलाव उत्पन्न किया। और इसका दूसरा स्रोत क्या था कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू की औद्योगिक क्रांति। ये दो जो है ना, एक तो हमारी फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा हमारा औद्योगिक क्रांति, ये दो ऐसी चीज़ थी जो उस समय किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा था, किसी भी
बड़े से बड़े साइंटिस्ट या किसी ने भी नहीं सोचा था कि इन दोनों चीज़ों की वजह से इतनी ज़्यादा क्रांति मतलब हमारे समाज के अंदर आ जाएगी। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति आई तो जो भी हमारी व्यवस्था थी, पहले सब लोग गरीब ही थे, ठीक है, यानी कि जो हमारा भारत देश था ना वही पूरा कृषि के ऊपर आधारित था। वो कृषि के ऊपर ही खेती करता था, मतलब खेती करके ही अपने जो है पैसे या फिर कोई भी चीज़ थी उनको वो जमा करता था, यानी कि पूरा A to Z कृषि के ऊपर ही निर्भर था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो जब जो है लोग बाग कृषि को छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ भागने लगे, इसी को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया था। कि अब जो है लोगों ने क्या देखा कि अब जो है कृषि के अंदर इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि शहरों में जो है काफ़ी हद तक मशीनें आ गई थी। तो लोगों ने मशीनें चलाने सीखी, मशीनों से काम करना सीखा और लोग शहर की तरफ भागने लगे, क्योंकि मशीनों से काम होता था ज़्यादा। एक व्यक्ति अगर एक चीज़ बना रहा है तो मशीन बनाती थी 4 चीज़, इस वजह से उनको तनख्वाह ज़्यादा दी जाती थी। क्योंकि कृषि का बहुत से लोग अलग तरीके से भी काम करते थे कि वो कृषि भी कर रहे हैं, साथ साथ में अपना जो है उद्योगों में भी जाके काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे सामने आता है समाजवाद। लेकिन अब क्या हुआ कि जब सभी लोग जो है शहरों की तरफ भागने लगे तो वहाँ फैक्ट्रियाँ जो लग रही थी उनसे एक स्थिति और पैदा होती है हमारे सामने कि जो अमीर व्यक्ति था ना, यानी जो क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो फैक्ट्री अपनी स्थापित कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर इसको नॉलेज भी चाहिए थी, क्योंकि नॉलेज तो वैसे चलो मानी जाए कि वो कहीं से प्राप्त भी कर सकता है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था। दिक्कत ये थी कि अब उससे क्या हुआ कि जो कुछ ही लोग थे, पूंजीपति थे, जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, वही लोग क्या करने लगे, फैक्ट्रियाँ अपनी स्थापित करने लगे और वो जो है मजदूरों को अपने यहाँ पे काम पर रखने लगे। अब उससे क्या हुआ कि अब फैक्ट्री संघ जो है एक फैक्ट्री संघ बन गया। और इसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे आंदोलन भी चले, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मजदूर आने लग गए, सब के सब फैक्ट्रियों की तरफ ही अग्रसर होने लगे, तो इन्होंने क्या काम करा कि लोगों को पैसा कम देना शुरू कर दिया। अब जो पैसा कम दे रहा था व्यक्ति, अब उसको मजबूरी में कहीं ना कहीं काम करने की वजह से उन लोगों के पास काम करना पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ कि लोगों के सामने एक स्थिति खड़ी होती है पूंजीवाद। यहाँ से हमारे सामने पूंजीवाद भी आता है। पूंजीवाद हम पढ़ाएंगे क्योंकि हर किसी के विचार अपने अलग अलग हैं। पूंजीवाद में भी मार्क्सवादी के विचार अलग से आते हैं, वो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आता है हमारे सामने समाजवाद, ठीक है। समाजवाद क्या होता है कि समाजवाद सीधे सीधे तरीके से जो है पूंजीवाद की आलोचना करता है। समाजवाद पूंजीवाद की सीधी आलोचना थी। कुछ समाजवाद के समर्थक भी थे। देखिए, ये एक समाजवाद एक विचारधारा है, एक तरीके से जैसे मार्क्सवादी विचारधारा हम कहते हैं, ऐसे ही समाजवादी विचारधारा भी है। तो मार्क्स समाजवादी क्या थे कि ये लोग जो है सीधा सीधा जो है पूंजीवाद का विरोध करते थे, सीधा सीधा पूंजीवाद की आलोचना करते थे ये लोग। जैसे कि ये अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, ये सब, इससे क्या हुआ, पूंजीवादी कोई फायदा हुआ, गरीब लोग इससे गरीब होते चले गए धीरे धीरे। पहले लोगों को लगा कि अच्छा खासा उनको फायदा होगा, लेकिन बाद में उनको फायदा कुछ नहीं हुआ, वो लोग और गरीब होते चले गए, अमीर लोग और अमीर होते चले गए। तो ऐसे दो, एक तरीके से एक समाज के अंदर दो गुट बट गए, एक था गरीबों का और एक था अमीर का, दोनों का ही गुट आपस में बट चुका था, ठीक है। तो समाजवाद क्या करता है कि सीधी सीधी पूंजीवाद की आलोचना करता है, लेकिन इसके बहुत सारे जो हैं इसके विरुद्ध भी थे। बहुत से लोग इसी की आलोचना करते थे, उल्टी समाजवाद की ही, क्योंकि आप कुछ भी विचार सोच लीजिए, आपके अच्छे भी मिलेंगे, आपके बुरे भी मिलेंगे, दोनों तरीके के व्यक्ति मिलेंगे। और समाजवाद को समर्थन देता था सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति था कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवाद की सीधी सीधी आलोचना करते हैं। सबसे पहले अगर किसी बात की जाएगी पूंजीवाद की तो कार्ल मार्क्स को ही याद इसमें किया जाता है। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं बिल्कुल सटीक साबित होते हैं इसमें। कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो लेखक भी थे और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, साथ साथ में सामाजिक सिद्धांत का संदर्भ जो है 19वीं शताब्दी के दर्शन शास्त्र में हमें देखने को मिलता है। दर्शन शास्त्र में विज्ञान जो है एक ऐसा कारक था जिन्होंने फ्रांस के विचारों को प्रभावित किया। विज्ञान ने जो है फ्रांस के विचारों को प्रभावित किया, और इन विचारकों में जो है लोक और दरकात जैसे उल्लेखनीय विचारक हैं। और ऐसे ही एक समय और आता है जो है हमारा 17वीं शताब्दी में ही ज्ञानोदय। ज्ञानोदय के दौरान क्या हुआ, ज्ञानोदय जो है भारत में नहीं हुआ था, ये बाहर हुआ था, ठीक है। ज्ञानोदय जैसे भारत में हमारी औद्योगिक क्रांति हुई है, भारत जो है ये ज्ञानोदय हुआ था। और ज्ञानोदय में क्या हुआ कि जो पुराने विचार थे उनको बदला गया, कि जो रूढ़िवादी सोच है अभी तक चलता आ रहा है, ये चीज़ हम पहले करते रहे हैं, अब भी हम उसी तरीके से करेंगे, ये सब चीज़ को जो है ज्ञानोदय ने ख़त्म कर दिया। ज्ञानोदय ने क्या करा, लोगों को एक नई सोच दी, कि मतलब जैसे कि लोगों का मानना था पहले
कि भगवान ने ही, ईश्वर ने ही जो है पृथ्वी को बनाया है, मनुष्य को बनाया है। ज्ञानोदय ने लेकिन कुछ साइंटिफिक रीजन दिखा के या चीज़ें दिखा के बताया कि ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ईश्वर ने नहीं बनाया हो, ये प्राकृतिक रूप से ही बना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो विचार उत्पन्न हुए हैं। मोस्टली क्या है इसमें जो है हमारा सोशियोलॉजी में, सबसे पहले हमारा विचार उत्पन्न होता है, उसके बाद उसके ऊपर बहस होती है। जो सटीक आंसर निकल के आता है या जिसका जितना ज़्यादा मजबूत आंसर होता है, जिसको कोई तोड़ ना सके, वही किताबों में अक्सर छप जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 साल बाद गलत साबित हो जाए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यही होता है एक्चुअल में। ज्ञानोदय के दौरान क्या हुआ कि बहुत से नए विचारों की पेशकश हुई, बहुत से विचारों को बदला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन ज्ञानोदय के उदारवाद के कुछ अपने ही आलोचक थे, यानी ज्ञानोदय जो था उसके भी अपने ही आलोचक थे, जिनको प्रति ज्ञानोदय कहते हैं। ऐसे ही देखिए हमारे सामने एक व्यक्ति आते हैं, लुई डी बोनाल्ड। लुई डी बोनाल्ड जो है फ्रांस के थे, फ्रांसीसी। ये जो है प्रति ज्ञानोदय विचारक हैं। ये ज्ञानोदय के सपोर्ट में नहीं, इसके विपरीत खड़े होकर अपना विचार देते हैं। और इनका कहना है कि ज्ञानोदय को नहीं आना चाहिए था, या फिर औद्योगिक क्रांति नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जो है दोनों ऐसी शक्तियां थी या ऐसी चीज थी जिन्होंने जो है शांति को भंग करा। क्यों? क्योंकि पहले एक ही व्यक्ति पैसा कमा रहा था, इनके आने की वजह से क्या हुआ कि अब दोनों को व्यक्ति को बराबरी का हिस्सा चाहिए था। जो मजदूर है उनको अपने तनख्वाह, अपनी जो सैलरी थी पूरी चाहिए थी। लेकिन इनका कहना ये है बोनाल्ड का कि उसकी वजह से शांति भंग होती है, सद्भावना भंग होती है, कानून व्यवस्था भंग होती है। इन सब का इन्होंने नाश कर दिया। और फ्रांस में जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था पहले से चलती आ रही थी या फिर राजतंत्र चलता आ रहा था, उसको हिलाने की ज्ञानोदय ने पूरी तरीके से कोशिश कर दी। एक तरीके से ज्ञानोदय ने अपने आने की वजह से सबको हिला के रख दिया इधर से उधर। अब आप सोचेंगे पितृसत्ता क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, पितृसत्ता मतलब होता है पिता की सत्ता नहीं होता। इसका मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज। आप किसी भी समाज में, जैसे हमारा भारत समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। जैसे कि आप कहीं भी कोई भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो महिलाओं के बजाय पुरुषों को पहले पूछा जाता है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि महिलाओं की हम चीज़ें भी नहीं मांगते, डॉक्यूमेंट वगैरह ये वो नहीं सबमिट करते हैं। ये भारत के अंदर बहुत ज़्यादा था पहले। और जो भी संपत्ति है, जैसे आपने देखा होगा, आपकी संपत्ति है, आपके पिताजी की संपत्ति है, उनके बाद वो आपको मिलेंगे, महिला को नहीं मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद आपके लड़के को मिलेगी, आपकी लड़की को नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ जो है आपके क्या हो रहा है कि आप पुरुष की तरफ जा रहा है, हर तरीके से महिला की तरफ नहीं जा रहा। इसी को जो है पुरुष प्रधान समाज यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ज्ञानोदय का अर्थ हम एक लाइन में अगर बताएं तो ज्ञानोदय का अर्थ होता है अज्ञानता को दूर करना। ठीक है, और जो है नए विचारों को अपनाना। सीधा सीधा ज्ञानोदय का अर्थ यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारे सामने आते हैं अगस्त कामते। अगस्त कामते ने अपने क्या विचार रखे ज्ञानोदय के ऊपर? सबसे पहली चीज ये आती है। तो देखिए अगस्त कामते ने क्या बोला। देखिए इनका सबसे पहला जन्म जो है 1798 में होता है, 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो है समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किया। समाजशास्त्र जो वर्ड पहली बार यूज हुआ एक्चुअल में, वो इन्होंने ही यूज किया था। और ये भारत से बिल्कुल भी नहीं थे, ये भारत से बाहर के थे। ठीक है, और यही है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो इज द फादर ऑफ सोशोलॉजी, तो सीधा सीधा आंसर है अगस्त कामते ही। ठीक है, अगस्त कामते को जो है सोशोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है अपने उपागम, इनका अपना निजी उपागम है प्रत्यक्षवाद की विचारधारा। इसमें जो है अगस्त कामते ने फ्रांसीसी क्रांति के और ज्ञानोदय के कुप्रभावों के बारे में चिंतन किया है। यानी कि वो विचार अगस्त कामते ने बताए हैं उस अपने जो है निजी उपागम, इनकी जो बुक है उसके अंदर, कि फ्रांसीसी क्रांति आने की वजह से उसके नकारात्मक परिणाम क्या थे। ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी बुक के अंदर बताई है, जिसका नाम है प्रत्यक्षवाद की विचारधारा। साथ साथ में जो है अगस्त कामते ने सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र कहा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र मानते थे ये। कामते जो है भौतिकी के कड़े उपागम के अनुसार समाजशास्त्र का निर्माण करना चाहते थे। यानी कि ये जो है अपने प्रत्यक्षवाद की विचारधारा के अनुसार ही जो है समाजशास्त्र का निर्माण करना चाहते थे, और इनको ही पिता कहा जाता है। देखिए ये इनके सबसे पहले इनके 3 सिद्धांत हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, और यही सिद्धांत आपके हर जगह काम आएंगे। ये कामते के सिद्धांत हैं।
इन्होंने कहा इनका जो सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है और ये सभी जगह लागू होता है। इसमें क्या है कि इनका अपना खुद का एक अलग कानून है, एक तरीके से ऐसे कानून का समावेश है इन सिद्धांतों के अंदर जो सभी समाजों में लागू होता है। आपका भारत का समाज हो या बाहर का कोई भी समाज हो, हर जगह हर समाज में ये लागू होता ही होता है। क्योंकि देखिए भारत में क्या है कि देवी देवता भगवान को माना जाता है और बाहर देश में इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं माना जाता। कहीं कहीं पे क्या है कि क्रिश्चियन वगैरह हो सकता है, क्रिश्चियन धर्म वगैरह, मुस्लिम धर्म वगैरह भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि बिल्कुल भी किसी को भी नहीं माना जाता है। तो 3 तरह के समाज तो मैंने आपको अभी बता दिए यहाँ पे। अब इन 3 तरह के समाजों में 3 तरह की अलग अलग विचारधाराएं भी तो हैं, तो तीनों विचारधाराएं इनमें इंक्लूड है एक तरीके से। आप अगर अच्छे तरीके से इसको देखें तो पहला सिद्धांत है इनका धर्म, जिसको इन्होंने वैज्ञानिक चरण कहा है। ये लगभग 1300 के आसपास है और इसमें इन्होंने बताया है कि जिसमें अलौकिक शक्तियां व धार्मिक प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अलौकिक शक्तियां मतलब क्या होती हैं? जिनका आज तक किसी का पता ही नहीं चला, जो रहस्यमय शक्तियां हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में कैसे हुई। तो हमें कुछ रीज़न नहीं मिलता है, कुछ हमें वो नहीं मिलता है, उसका क्लू वगैरह नहीं मिलता है, हमें कोई हिंट नहीं मिलता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये अलौकिक शक्तियाँ हैं, ये ईश्वर ने किया है या फिर इसका कोई भी वो नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदू धर्म में खास तौर पे, जो हम अलौकिक शक्तियाँ हम कह सकते हैं। और प्रतिमा वगैरह आप समझते हैं, प्रतिमा से होता है धार्मिक प्रतिमा, मूर्ति वगैरह जो होती हैं। ठीक है, इनको या भगवान वगैरह, भगवान को सीधा सीधा यहाँ पे जो है ईश्वर को दर्शाया गया है, ईश्वर को टारगेट किया गया है। और ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें ही जो हैं समाज पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं और ये माना जाता है कि विश्व जो है ईश्वर द्वारा बनाया हुआ उत्पाद है, यानी कि जो भी धरती है, पृथ्वी है, वो जो है भगवान ने बनाया है। ये है इनका पहला। दूसरा है अलौकिक चरण, ये 1300 से लेके 1800 के आसपास आता है और इसमें जो है मनुष्य व समाज के बारे में हर बात को स्पष्ट करने के लिए प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब यहाँ पे देखिए आप, पहले वाले का अपोजिट है, यहाँ पे बिल्कुल ही भगवान को नहीं बताया गया, कोई सी भगवान किसी भी धर्म को नहीं बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो है, जैसे मान लीजिए समाज है, पेड़ है वो भूरा है, बारिश हो रही है, पानी हो रही है, पानी इसके ऊपर गिर रहा है, तो वो उसको जो है कोई नहीं बढ़ा रहा है, वो अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो क्या कर रहा है, यानी कि मनुष्य कुछ नहीं कर रहा, भगवान कुछ नहीं कर रहे उसमें, तो वो जो है प्रकृति अपने आप ही उसको कर रही है। ठीक है, ऐसे ही मानव के शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप कार्य कर रही हैं, तो उसके लिए प्रकृति को जिम्मेदार ठहराते हैं दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट आता है इनका प्रत्यक्षवाद चरण। ठीक है, ये 1300 के बाद इन्होंने बताया है। इसमें क्या होता है कि इसमें हर बात के लिए जो है विज्ञान को ज़्यादा माना गया है, इसमें भगवान को नहीं माना गया या इसमें प्रकृति को नहीं माना गया। इन्होंने कहा कि विज्ञान ऐसी चीज़ है, ये विज्ञान से अगर हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ लिख के समझ सकते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं विज्ञान की दृष्टि से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने विज्ञान को सबसे ऊपर रखा है, यहाँ बाकी 2 चरण को ऊपर नहीं रखा। लेकिन अगस्त क्रांति क्या कहते हैं कि ये एक बौद्धिक उलझन है। यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं करते हैं कि हाँ 100% ऐसा ही होगा। इन्होंने साफ बोला है कि यह बौद्धिक उलझन है, लेकिन इनके जो सिद्धांत है यह लागू हर समाज पे होगा ही होगा। और इन्होंने ये बोला कि ये चरण जो है तीसरे नंबर का जो चरण है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, प्रत्यक्षवाद चरण, यह तभी लागू होता है जब पहले 2 चरण लागू नहीं होते। ठीक है, जब भगवान की नहीं मानते हम, जब हम प्रकृति को भी नहीं मानते, तो हमें मानना पड़ता है विज्ञान को, तो ये तीसरा चरण तभी लागू होता है। या फिर दूसरा इनका कहना यह है कि पहला और दूसरा चरण जब तक धुंधला नहीं हो जाता या फिर कम असरदार नहीं हो जाता, तो तब तक हम तीसरे वाले चरण को नहीं मान सकते। आप सोचो तीनों चरण है तो आप तीनों चरण को नहीं मान सकते, या हो सकता है कोई तीनों चरण को अपने हिसाब से मान सकता हो। ठीक है, अब क्या है कि अगस्त क्रांति की जो है प्रचंड किस्म की जो क्रांति थी उनमें इसकी आस्था नहीं थी, यानी कि एक तरीके से ये भगवान वगैरह को नहीं मानते थे। इनकी जो थी अपनी अलग विचारधारा थी, अपने अलग इनके सिद्धांत थे, अपनी अलग सब चीज़ें इनकी थी। ठीक है, अब देखिए दूसरे जो हमारे विचारक आते हैं वो आते हैं दुर्खिम। मैंने यहाँ पे सब पीपीटी में आपकी फ़ोटो लगा दी है ताकि आप देख सकें और आपको पहचान हो कि ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, दुर्खिम क्या है कि इनका जन्म जो है 1858 में हुआ, 1917 में इनकी मृत्यु होती है। ये भी जो है इनके लेखन बहुत विविध किस्म के पाए गए हैं। जैसे इनकी सबसे पहली किताब है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड। इन्होंने जो है इस अपनी किताब के अंदर, जो कि इन्होंने 1895 में लिखी थी, इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर बताया कि जो समाज है उनके सोशल जो हमारा वो है समाज के जो मेथड हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, पहली किताब में इन्होंने यही दर्शाया है और इसने जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया गया है इस वाली किताब के अंदर।
जो कि समाज शास्त्र के सामाजिक तथ्य हैं, इन सब का अध्ययन किया गया है और उन सब चीज़ों के बारे में ही इसमें बताया गया है इन्होंने जो है दुर्खिम ने। ठीक है, इमाइल दुर्खिम इनका पूरा नाम है वैसे। ठीक है, और ऐसे अध्ययन से अन्य समाज शास्त्र पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इन्होंने एक और अपनी बुक लिखी है सुसाइड। सुसाइड मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है, मतलब अब आप देख रहे हैं कि समाज में आज लोग खुद भी मर रहे हैं। एक तो चलो हादसा हो गया, वो गलती से मारा गया, किसी तरीके से मर गया, लेकिन लोग खुद भी मर जाते हैं, सुसाइड करते हैं, फांसी लगाते हैं, छत से कूद जाते हैं। क्यों करते हैं वो? तो दुर्खिम ने जो है अपनी किताब लिखी है सुसाइड 1897 में। इसने जो है अपने अध्ययन में बताया कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसका कारण क्या होता है, मतलब कारण जानने की कोशिश करी है। और दुर्खिम ने बताया कि इसका कारण व्यक्ति नहीं होता कि वो खुद मरना चाहता है, उसका कारण भी समाज ही होता है। उसके आसपास का जो पर्यावरण होता है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, वो उसको अग्रसर करते हैं, उसको सुसाइड करने की तरफ भेजते हुए। यानी कि व्यक्ति खुद मरना नहीं चाहता है, या तो कोई चीज़ है उसको परेशान कर रही है। कुल मिला के क्या है कि जो समाज है, समाज ही व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है, ऐसा कहना है इमाइल दुर्खिम का। ठीक है, इन्होंने अपने इसमें अपने अध्याय में ये दर्शाया है कि जो सामाजिक शक्तियां हैं, देखिए साफ बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, जो सामाजिक शक्तियां हैं, समाज के भीतर रहने वाले व्यक्तियों को उनके कार्य पर प्रभाव पड़ता है। जो भी समाज कार्य करता है उसका आपके अंदर भी फर्क पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा तो कल पड़ेगा, क्योंकि आज आप समाज से जुड़े हुए नहीं हैं। जब आप समाज से जुड़ते हैं ना वास्तविकता में, तब कुछ भी समाज से फर्क पड़ता है, उसका फर्क भी आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, तो कल वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि वो समाज में चेंज हुआ है, तो आप भी समाज का ही हिस्सा हैं। अब इसने क्या हुआ कि व्यक्ति विशेष पर जोर न देकर उसके पीछे सामाजिक कार्यों पर वो करा था, अपना कार्य पर अपना विचार दिया था। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है इसके पीछे, कि कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो उसके पीछे भी काफ़ी हद तक जो है पूरे समाज का ही हाथ होता है, पूरे समाज के ही बारे में इन्होंने बताया है। दुर्खिम जो है आत्महत्या के दर में पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन करने के लिए काफ़ी उत्सुक था। इन्होंने काफ़ी हद तक ये बताया दुर्खिम ने जो है। ठीक है, और सुसाइड की बुक इनकी काफ़ी है, प्रचलित भी है, आप देख भी सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में ये है, गूगल पे आपको मिल भी जाएगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और देखिए मैं आपको दो चीज़ बता रहा था अभी तक। भौतिक में क्या होता है कि ज़मीन से जुड़ी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन नौकरशाही और कानून व्यवस्था इसमें आती है भौतिक रूप में, मुख्य रूप से। अब देखिए, यह सामाजिक तथ्यों के भीतर की असमानता थी जिसने समूह में सुसाइड यानी कि आत्महत्या में विविध दरों को स्पष्ट किया। वही वाली बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। सामाजिक तथ्य दो किस्म के होते हैं। पहला होता है भौतिक, जिसमें आती है नौकरशाही और कानून, और दूसरा होता है गैर भौतिक, जिसमें जो है सामाजिक संस्था आती है, साथ साथ में संस्कृति सारी ही आएंगी। कोई सी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी संस्कृति देखें, इसमें सारी ही संस्कृति इसके अंदर इंक्लूड होती है। दुर्खिम ने अधिकांश कार्यों में गैर भौतिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। दुर्खिम का जो पलड़ा है वो जो है गैर भौतिक की तरफ ज़्यादा आता है, यानी कि सामाजिक संस्थान की तरफ। अगर हम भौतिक की बात करें तो नौकरशाही और कानून व्यवस्था की तरफ इसका पल्ला ज़्यादा भारी होता है, लेकिन नहीं, दुर्खिम का जो पलड़ा है वो जो है गैर भौतिक कार्यों की तरफ ज़्यादा वो होता है, उनका पल्ला उस तरफ ज़्यादा झुकता है। ऐसे ही इनकी एक और किताब है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 में इन्होंने ये किताब लिखी है। इसमें इन्होंने क्या करा है कि श्रम विभाजन के बारे में बताया है। जैसे कि किताब का नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम ने क्या करा कि इस जो बुक है इसके अंदर ऐसे कारणों को स्पष्ट करने की कोशिश करी है जो समाज को एक दूसरे से बांधने की कोशिश करी है। ठीक है, जो समाज को एक दूसरे से बांधते हैं। और उसने ये महसूस किया कि शुरू से लेके अंत तक जो समाज है वो एक दूसरे से जुड़ने का नैतिक आधार है। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आप शुरू से लेके एंड तक कोई सा भी समाज देख लीजिए, आप जो है कहीं ना कहीं समाज से पूरी तरीके से जुड़े रहते हैं, और ये नैतिक आधार है, आप जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो इसने जो है इस चीज को जो है सामूहिक चेतना कहकर पुकारा है। ठीक है, ये होता है श्रम विभाजन में इसमें। और दूसरी किताब इन्होंने लिखी है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 से लेके 1965 इसमें किताब में दिया गया है, स्टैम्प लिखी हुई है। इस वाली किताब में इन्होंने क्या बोला है कि दुर्खिम ने जो है, अब यहाँ पे देखिए, आप अगर नोटिस करेंगे तो इन्होंने लेबर के बारे में बता दिया,
ठीक है, इन्होंने समाज के बारे में बता दिया, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। अब यहाँ पे जो है इन्होंने इस वाली किताब जो है एलिमेंट्री फॉर ऑफ द रिलीजियस लाइफ, इन्होंने इसमें क्या करा है कि आदिम समाज के बारे में बताया है। इसमें इन्होंने आदिम समाज का अध्ययन किया है और इन्होंने बताया कि इसमें भी धर्म की पहचान कर सकते हैं हम, एक तरीके से इन्होंने ये दर्शाया। और दुर्खिम के लिए जो है समाज खुद धर्म का आधार है। इन्होंने कहा मतलब वैसा कोई धर्म नहीं होता जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन्होंने कहा कि समाज ही धर्म है, इन्होंने समाज को ही धर्म बोला है। और समाज ईश्वर की तरह पवित्र है, जैसे भगवान पवित्र है इसी तरीके से समाज पवित्र है और इसे उल्टा पलटा बिल्कुल भी नहीं जा सकता, हाँ लेकिन सुधारा जा सकता है, ये कहना है दुर्खिम का। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि दुर्खिम के जाने के बाद जो है उनके विद्यार्थियों ने इस कार्य को आगे भी जारी रखा और इनके जो समर्थक हैं इन्होंने समाजशास्त्र को विकसित करने में काफ़ी मदद करी और समाजशास्त्र को विकसित करा एक विशिष्ट विषय के रूप में। विशिष्ट मतलब होता है स्पेसिफिक या फिर स्पेशल, अलग से एक विषय के रूप में। ठीक है, ऐसे इनको मान्यता प्राप्त हुई, तब जो है समाजशास्त्र जो है हमारा सबके सामने आता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहती है, जो कि 1818 में पैदा हुए और 1893 में इनके मृत्यु हो गई। नाम सबको पता है, मार्क्सवादी विचारधारा का नाम है कार्ल मार्क्स, पूरा नाम। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या होता है कि ये हर चीज को अपने मस्तिष्क से देखते हैं। हालांकि सभी मस्तिष्क से देखते हैं, लेकिन इनका नजरिया थोड़ा सा अलग था, क्योंकि हर किसी का नजरिया अलग अलग है, इनका भी नजरिया थोड़ा सा अलग है। तो इन्होंने जो है अपने परिक्रमों की बजाय भौतिक आधार को इनको घटाया जा सकता है, भौतिक आधार तक घटाया जा सकता है, ये भी जो है भौतिक आधार को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। कार्ल मार्क्स के लिए पूंजीवादी एक ऐसी समस्या थी जिसने अलगाववाद व क्रांति जैसी संकल्पनाओं की उत्पत्ति करी। क्या हुआ अब यहाँ पे देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो है वही चीज़ बताई है जो हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं या फिर हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति आने से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आने से सबसे पहले तो ये हुआ कि पूंजीवाद की स्थिति पैदा हो गई, जैसे मैंने बताया कि दो गुट बट गए आपस में। अब इससे क्या हुआ कि एक अलगाववाद मतलब होता है एक अलग होने की स्थिति। ठीक है, व्यक्ति जो है अलग हो गया एक तरीके से समाज से, दो गुट में बट गए एक तरीके से, यहाँ एक हो गया दूसरा ये हो गया समाज। ठीक है, दो समाज बट गए आपस में। और इन्होंने क्या बताया कि इससे मतलब ऐसे ही उत्पत्ति होती है, अलगाववाद की उत्पत्ति होती है। और कार्ल मार्क्स के लिए जो है श्रमजीवियों के द्वारा की जाने वाली क्रांति की बुराई का समाधान थी। जो श्रमजीवी मतलब होते हैं जो मजदूर लोग थे, उन्होंने जो अपने हिसाब से जो क्रांति की थी वो इस बुराई का समाधान थी। हालांकि वो बहुत अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि उसका समाधान यही था। उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे मजदूर संघ ने काफ़ी हद तक संघर्ष भी किया, आंदोलन भी किए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाए सफल। अब क्या होता था कि श्रमिकों का हक मान लिया जाता था या फिर उनका शोषण करके उनका मालिक जो है लाभ कमाता था। अब इससे क्या हुआ कि शोषण का मूल आधार, इसका मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या था कि शोषण करने का जो मूल आधार था, जो बेसिक कंसेप्ट था उसका, वो पूंजीवादी व्यवस्था ही थी। कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र में बहुत सी आलोचनाओं को जन्म दिया। पहले जो है कार्ल मार्क्स, एक व्यक्ति और आते हैं यहाँ पे, एक विचारक हेगल नाम के। ठीक है तो पहले कार्ल मार्क्स जो है हेगल के विचार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कार्ल मार्क्स ने हेगल के जो विचार थे उस बात का विरोध करा। हेगल ने क्या है कि दर्शन शास्त्र में अपनी काफ़ी वो करे हैं, समाज शास्त्र में भी हेगल के काफ़ी सारे विचार हमें देखने को मिलते हैं। हेगल का जो है एक विचार है द्वंद्वात्मक विचार। द्वंद्वात्मक मतलब होता है संघर्षपूर्ण। ठीक है, संघर्षपूर्ण एवं आदर्शवाद पर जोर दिया। हेगल ने अपने इसी चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया, ज्यादा फोकस करा। हेगल का द्वंद्वात्मक विचार जो है विशेष महत्वता पर जोर देता है। ठीक है, जबकि कार्ल मार्क्स ने सिर्फ एक द्वंद्वात्मक परिक्रम को अपने सम्मुख रखा, एक को स्वीकार नहीं आया समझ में सुना। देखिए, द्वंद्वात्मक मतलब होता है संघर्षपूर्ण विचार करना या फिर एक आदर्शवाद विचार, लेकिन हेगल का जो विचार था ना द्वंद्वात्मक, हेगल का जो संघर्षपूर्ण विचार था वो सभी को सामने रखता था अपने। जैसे कि इन्होंने, हेगल ने समाज को भी रखा, पूंजीवादी व्यवस्था को भी रखा, समाज की कुरीतियों को यानी कि समाज की जो बुराइयां थी उनको भी रखा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या करा, कार्ल मार्क्स ने सिर्फ इसको द्वंद्वात्मक विचार का सपोर्ट तो किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्तर पे किया। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद पे। बाकी दूसरी चीज को इन्होंने सपोर्ट इतना नहीं करा जितना कि हेगल ने करा है। इसलिए हेगल के विचार जो है काफी हद तक ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों के विचार ही अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अब आ गया समझ में।
अब कार्ल मार्क्स ने क्या करा कि ऐसे विचारों को, ठीक है, ये रहा देखिए, ये कार्ल मार्क्स ने क्या था कि जो अर्थशास्त्र में लागू करना चाहता था, कार्ल मार्क्स ने अपने वही विचारों को सबसे आगे रखा जो वो अर्थशास्त्र में अपने लागू करना चाहता था, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था, इकोनॉमी, यही सब चीज़ें थी जो मतलब कार्ल मार्क्स लागू करना चाहता था। ठीक है, दूसरे हमारे विचारक जो आते हैं वो है वेबरवादी विचारधारा, मैक्स वेबर जिनका नाम था। इनके बाद आते हैं स्पेंसर। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक वीडियो देख के ही कंसेप्ट समझ जाएंगे, मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा देखने की, दोबारा पढ़ने के लिए। ठीक है, और हाँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। ये जो भी मसौदा यहाँ पे लिखा गया है, जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। व्लॉग का मैंने आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, वेबरवादी विचारधारा की बात करें तो 1866 में पैदा होते हैं, 1920 में इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने भी अपने विचार दिए हैं काफ़ी हद तक। अब मैक्स वेबर जो है ये क्या है, ये जर्मन से थे, कोई फ्रांस से था या कोई जर्मन से था। ठीक है, सब अलग अलग देशों के विचारक हैं जो अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाए हैं, जर्मन से थे। वेबर ने अपने विचार जो है कार्ल मार्क्स को ध्यान में रखकर विकसित किए। कार्ल मार्क्स के विचारों को ही आगे इन्होंने बढ़ाया, लेकिन उसमें और ज़्यादा इन्होंने अपने विचार जो है विकसित किए हैं। इन्होंने बोला कि कार्ल मार्क्स ने जो है एक कारण सिद्धांत को विकसित किया था, वही जो मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र वाला। इनका भी सेम वही कहना है, इसलिए कार्ल मार्क्स का जो है आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत वेबर से मेल नहीं खाता है, क्योंकि इनका विचार थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वेबर का मानना था कि इसके अलावा भी अनेक ऐसे कारण हैं जो समाज में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम समाज में देख रहे हैं, जो समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती क्योंकि जैसे देखिए वेबर जो है धर्म के आधार पर अगर हम बात करें वेबर की, तो ये जो है प्रोटेस्टेंटवाद में अपने विचार काफ़ी हद तक रखते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद धर्म जो है ईसाई धर्म से संबंधित है, या आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसके ऊपर बहुत लंबा छोटा चैप्टर है, वो नहीं बता रहा मैं आपको फिलहाल यहाँ पे भी। और ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने सिर्फ प्रोटेस्टेंटवाद के ही चीज़ों को मतलब समझा है, उसके साथ साथ में इन्होंने जो है हिंदू धर्म जैसे अन्य विचारों, अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया है। और उन्होंने महसूस किया कि जो इसका आर्थिक विकास है ना, सिर्फ पूंजीवाद पे हम नहीं कह सकते, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने रखा है अपने आप सबके सम्मुख। तो पूंजीवाद जो है हमारा इन धर्मों से भी जुड़ा हुआ होता है, प्रोटेस्टेंटवाद हो गया, हिंदू धर्म हो गया, या फिर कोई अन्य धर्म हो गया। अन्य धर्मों का अध्ययन किया, इससे उन्होंने महसूस किया कि जो आर्थिक विकास के निम्न दिन का कारण है वो भारत में जो है बड़ी मात्रा में जातियों में विभाजित होना है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जातियों में विभाजित हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपस में हम लोग लड़ मर रहे थे, और जो दूसरी जाति के लोग थे या फिर जो जमींदार लोग थे, अमीर लोग थे, वो जो है उस चीज़ का भी फायदा उठाकर निम्न जातियों का शोषण करना शुरू कर दिया। ऐसा कहना है वेबरवादी विचारधारा का, इसका मैक्स का। ठीक है, वेबर का यही कहना है। ठीक है, ये कहना है मैक्स वेबर का। और प्रोटेस्टेंटवाद को उन्होंने बताया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि विकास जो है करना, ये सब उनके अंदर ही होता है, खुद उनके अंदर ही होता है। हिंदू धर्म हो गया या फिर कोई सा और धर्म हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अब इससे क्या हुआ कि कार्ल मार्क्स की तुलना में मैक्स वेबर के विचार जो है ज़्यादा प्रभावित हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्स वेबर ने जो है एक तरीके से सब चीज़ दर्शा दी, इसमें और भी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा दर्शा दी, उससे भी आगे, मार्क्स से भी आगे। अब इनके विचार जो थे ना मैक्स वेबर के, ये उदारवादी भी थे, साथ साथ में रूढ़िगत भी थे। नई सोच भी थी इनके विचारों में और पुरानी सोच दोनों ही इनके विचारों में हमें देखने को मिलती है। मैक्स वेबर जो है अपने समय का सर्वाधिक प्रचलित जर्मन समाजशास्त्र था। अपने समय का सबसे फेमस समाजशास्त्र की अगर हम बात की जाए तो वो मैक्स वेबर था। ठीक है, वैसे इसमें ब्रिटिश विचारधारा भी है थोड़ी बहुत, लेकिन उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ विचारक ज़्यादा दिए गए हैं और विचारक ही सबसे ज़्यादा मेन होते हैं किसी भी कंसेप्ट को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी टीचर को प्रभावित करने के लिए। फिर आते हैं स्पेंसर। ये स्पेंसर की यहाँ में फ़ोटो लगाई हुई है, जैसे आपको दिख ही रही होगी। ठीक है, स्पेंसर का विकासवाद क्या कहता है? अब स्पेंसर के अनुसार जो है समाज जो है खुद प्रगति करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेड़ हैं वो अपने आप बढ़ रहे हैं, वो स्पेंसर के विचार से मेल खाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके विकास में किसी को दखल नहीं देनी चाहिए, ये स्पेंसर का कहना है। और उन्होंने स्पेंसर ने जो है सामाजिक संस्थाओं की तुलना अपने पौधों से की है, पशुओं से की है,
और उसने महसूस किया कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो बिना किसी ठोस प्रचंडता के खुद ही अपने पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल लेते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, मनुष्य, पेड़ पौधा, जानवर, वो सब कुछ पर्यावरण के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं। और स्पेंसर का कहना है कि इसमें हमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जो भी जैसा चल रहा है वो चलने देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये अपने आप ही खुद ही प्रगति करता है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है। स्पेंसर का जो है विकासवाद दो परतों में था, दो परत में था या फिर दो परतों में था, यानी दो पहलुओं में था। उसने जो है सबसे पहले सामाजिक विकास में आकार की बात करी, यानी कि जो उसका साइज है, ठीक है, सामाजिक विकास में साइज की बात करी है। और साथ साथ में जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है उसी तरह से उसकी बुनियादी ज़रूरतें बढ़ती हैं, बुनियादी यानी कि बेसिक ज़रूरतें बढ़ती हैं, उसकी संस्थागत संस्थाएं बढ़ती हैं, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और साथ साथ में उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। ये बिल्कुल सटीक बात है, ये बिल्कुल बेसिकली चीज़ है वैसे अगर देखी जाए तो। स्पेंसर के अनुसार जो है विविध समूह के आपस में जोड़ने से समाज का आकार बढ़ता है। जब बहुत सारे समूह एक साथ जुड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज का आकार बढ़ता जाता है और इससे जो है समाज बृहद रूप ले लेता है। बृहद मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा रूप ले लेता है। दूसरी इसकी विचारधारा है स्पेंसर की कि विकासवाद जो है, विकासवादी रूपरेखा युयुत्सु समाज से लेकर और औद्योगिक समाज की ओर बढ़ना है। युयुत्सु समाज ऐसे आरंभिक किस्म के संगठन हैं जिन्होंने कार्य समाज की रक्षा करना है, जिनका कार्य क्या है कि समाज की रक्षा करना है। अब आप सोच रहे होंगे युयुत्सु समाज क्या है। देखिए युयुत्सु समाज वैसे कोई समाज नहीं है, ये जो है महाभारत के टाइम पे युयुत्सु कोई ग्रुप वगैरह था, उस चीज़ को कहा जाता था या शायद किसी का नाम था। तो युयुत्सु हम समाज उसी को लेते हैं, यानी कि महाभारत के समय से, उस समय से लेकर जो है अब तक का जो समय है, जो औद्योगिक समाज है, क्योंकि इनका जन्म भी 20वीं 22वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, 21वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, इनका जन्म भी उसी टाइम हुआ था। तो उन्होंने उस टाइम तक ही ये बताया है। ठीक है, तो औद्योगिक समाज तक की बता दिया है, शुरू से लेके अंत तक का समाज इन्होंने बता दिया है। अब इनका कहना क्या है कि युयुत्सु समाज से कि युयुत्सु समाज जो था ना वो एक संगठन समाज था उस टाइम पे भी। ठीक है, जब महाभारत हुई थी उस टाइम पे भी एक संगठन समाज था और इसका कार्य क्या था कि समाज की रक्षा करना युयुत्सु समाज का कार्य रहा है। ठीक है, तो देखिए पूरी वीडियो खत्म हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक थैंक्स लिख कर भेज देता हूँ। देखिए फ़ोन में ऐसे ही लिखा जाता है गाइस, इसमें छोटा सा फ़ोन है, नहीं हो पाता इतना। तो इतना ही था वीडियो में, मिलता हूँ जल्दी ही अगली वीडियो में। बाकी सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट बताइए, कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।